हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आई होप आप बहुत अच्छे हैं। जल्दी से कमेंट करके बताओ हम एकदम फिट एंड फाइन है। और आज की क्लास हम करते हैं स्टार्ट। आज हम पढ़ने वाले हैं फ्रेंच सोसाइटी ड्यूरिंग द लेट 18th सेंचुरी। ठीक है, लेट 18th सेंचुरी के टाइम पे फ्रेंच सोसाइटी कैसी थी, वहां के लोग कैसे थे, वहां पे मतलब किस टाइप से सोशल हायरार्की थी। ठीक है, ऊंच नीच था या नहीं था, भेदभाव था कि नहीं था, जैसा कि हम इसमें अभी पढ़ेंगे। तो अगर इससे पहले की वीडियो की बात करें तो हमने वैसे चैप्टर स्टार्ट किया था एक इंट्रोडक्शन वीडियो से, जिसमें हमने डिस्ट्रक्शन ऑफ बेस्टील के बारे में पढ़ा था। लोग क्यों गुस्सा हो रखे थे, ठीक है, क्या एक अफवाह फैल गई थी जिसकी वजह से लोगों ने अटैक कर दिया था गवर्नमेंट बिल्डिंग्स की तरफ। तो वो सब चीज हमने पढ़ी थी। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो प्लीज एक बार देख लेना जा करके। एंड इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं सोसाइटी की, सोसाइटी उस टाइम पे कैसी थी। तो चलो शुरू करते हैं एकदम बढ़िया से मस्ती के साथ पढ़ते हुए। एकदम कोई टेंशन लेनी नहीं है किसी को भी, ठीक है। चलो, तो देखो, जब हम सोसाइटी के बारे में अगर बात करेंगे तो सबसे पहले जो मेन बंदा है उसके बारे में बात करेंगे ना, जिसने मतलब सारा कुछ जिसके हिसाब से चल रहा था फ्रांस में। तो हम सबसे पहले बात करेंगे राजा की। राजा का बैकग्राउंड क्या था, राजा के बारे में जानेंगे। राजा का नाम तो पता है ना? नहीं पता तो मैं बता देता हूँ। राजा का नाम था लुई 16। ये क्या नंबर में कैसे नाम है? देखो, क्या नाम थोड़ा एक जैसा रहता है ना। लुई, मान लो इसके पिताजी का नाम भी लुई होगा तो वो लुई 15, ऐसे लुई 14। तो ये कौन है? लुई 16 है, 16वें नंबर के हैं ये, ठीक। तो इनका नाम है लुई 16। 1774 में भैया राजा बनते हैं ये, ठीक है। ये डेट याद रखना, कब राजा बनते हैं? 1774। एक बार दोबारा से बोल दो, याद हो जाएगी। लुई 16 राजा बन गए 1774 में। ओके, देखो ये राजा बने, बहुत अच्छी बात है। इनकी भाई फिर शादी भी तो करेंगे ना, ऐसे कैसे कि शादी ना करे, राजा बने शादी ना करे। तो भाई 20 साल की इनकी उम्र थी जब इन्होंने करी शादी ऑस्ट्रिया की प्रिंसेस मैरी एंथोनिएट से। अब आप पूछोगे ऑस्ट्रिया क्या है, तो ऑस्ट्रिया फ्रांस के सॉरी जर्मनी के आसपास में यूरोप में की एक कंट्री है, ठीक है। उस टाइम पे किंगडम हुआ करता था, अब तो कंट्री है। तो ठीक है, 20 साल की उम्र में शादी हो गई। आगे बढ़ते हैं। हाँ, एक चीज और याद रखना, ये कौन सी फैमिली से बिलोंग करता था? बोरबोन फैमिली, ठीक है। जैसे इंडिया में आप देखते हो ना, मुगल डायनेस्टी, गुप्ता डायनेस्टी, वैसे ये कौन सी थी? बोरबोन डायनेस्टी नाम था इनकी डायनेस्टी का, बोरबोन डायनेस्टी, ठीक। बड़ा हैवी सा नाम है, बॉम्ब जैसा, बोरबोन डायनेस्टी। तो अब एक बात और क्या हुई फिर, जब ये राजा बने तो इन्होंने देखा यार मेरा तो खजाना खाली हो रखा है, कहाँ गया सारा पैसा? तो अभी हम जानेंगे इनका पैसा कहाँ गया, ठीक है। तो इन्होंने पाया कि एम्प्टी ट्रेजरी की जो है समस्या है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम बहुत ज्यादा है हमारे पास। तो इन्होंने उसके लिए भी कुछ उपाय किए, जैसे टैक्स वगैरह बढ़ा दिए। तो सबसे पहले हम जानेंगे पॉइंट टू पॉइंट कि इनका जो ट्रेजरी था, खजाना था, वो खाली क्यों हुआ, ठीक है। तो सबसे पहला पॉइंट क्या है? लॉन्ग ईयर ऑफ वॉर हैड ड्रेन्ड द फाइनेंशियल रिसोर्सेज ऑफ फ्रांस। लंबे समय से फ्रांस लड़ाई झगड़ा कर रहा था, वॉर वगैरह कर रहा था अपने आसपास के किंगडम के साथ, जिसकी वजह से इनका बहुत सारा पैसा खर्च हुआ। और जब तक लुई 16 का टाइम आया तो पैसा बहुत ज्यादा ही खत्म हो चुका था। तो ये एक रीजन था, ठीक है। बहुत समय से जो वॉर चल रहा था, लॉन्ग ईयर ऑफ वॉर, जो इनके पिताजी थे, पिताजी के पिताजी थे, उनके वो थे सब, वॉर वगैरह में जो पैसा खर्च हुआ उसकी वजह से क्या देखा, लुई 16 जब तक राजा बने तब तक खजाना जो था वो खाली होने की कगार पे आ गया था। सेकेंड पॉइंट क्या है? सेकेंड पॉइंट है कॉस्ट ऑफ मेंटेनिंग एन एक्स्ट्रावेगेंट कोर्ट एट द पैलेस ऑफ वर्साइलेस, ठीक है। एक पैलेस है वर्साइलेस जगह पे,
उसमें जो कोर्ट था उसको मेंटेनेंस के लिए, मतलब राजा बैठे हैं, उसके मंत्री बैठे हैं, महंगी महंगी जो है उनको खाना वाना खिलाया जा रहा है, वहां पे लाइटिंग बहुत बढ़िया हो रखी है, ठीक है, और जो है नौकर वोकर सब वहां पे घूम रहे हैं। तो उसमें बहुत खर्चा आता था उस कोर्ट को मेंटेन करने के लिए, तो वो एक बड़ा खर्चा था उनके लिए जिसमें वो अपना पैसा यूज करते थे। अब उसको रोक भी नहीं सकते हैं, कोर्ट चलाना तो जरूरी है ना। अब राजा, अब कोर्ट समझो ना, कोर्ट ऐसा होता है कि एक पैलेस है, उसमें एक जगह है, बहुत बड़ा हॉल है जहाँ पे इवेंट्स वगैरह होते हैं, या फिर राजा बैठता है, उसके फिर जो बाकी के ऑफिसर्स वगैरह होते हैं, मंत्री वगैरह होते हैं, वो वहां रहते हैं, अपने बातचीत करते हैं, मजा करते हैं, ये सब चलता है वहां पे कोर्ट में, ठीक है, बड़े बड़े फैसले वगैरह लिए जाते हैं, तो इस पे ज्यादा नहीं जाते, ठीक है। उस कोर्ट को मेंटेन करने के लिए खर्चा होता था काफी। थर्ड पॉइंट क्या है, देखो, लुईस 16 के टाइम पे फ्रांस हेल्प्ड द 13 अमेरिकन कॉलोनीज टू गेन देयर इंडिपेंडेंस फ्रॉम द कॉमन एनिमी ब्रिटेन। देखो, ब्रिटेन जो है ना फ्रांस का है कट्टर दुश्मन, और ब्रिटेन ने कब्जा कर रखा है अमेरिका के ऊपर। तो 1774 के टाइम पे जब लुईस 16 राजा थे तो उन्होंने हेल्प करी थी अमेरिका की फाइनेंशियली। अब देखो, उन्हें अमेरिका, वो डायरेक्ट लड़ नहीं रहा है, अपनी आर्मी डायरेक्ट नहीं भेज रहा है अमेरिका में, ठीक है, पीछे से पैसा दे रहा है, हथियार दे रहा है, तो उसमें खर्चा हो रहा है, ठीक है। तो अमेरिका की हेल्प करी थी ताकि वो ब्रिटेन से आजाद हो जाए। क्यों हेल्प करी थी? क्योंकि ब्रिटेन और फ्रांस है आपस में कट्टर दुश्मन, ठीक है, चूहा बिल्ली, एकदम दुश्मनी है दोनों की आपस में, तो इस वजह से उसने मदद करी, तो उसमें काफी पैसा खर्च हुआ। ये 3 रीजन है, ठीक है, 3 रीजन ये अपने दिमाग में रख लेना। पहला, पहले से जो है लड़ाई वड़ाई कर रहे थे आपस में, उसकी वजह से खजाना खाली हो गया। दूसरा, जो एक्स्ट्रा वैगेंट कोर्ट था पैलेस ऑफ वर्साइलेस का, उसके मेंटेनेंस में खर्चा होता था। तीसरा, हेल्प करी थी अमेरिका की ब्रिटेन के खिलाफ लड़ने के लिए, उसमें पैसा खर्च हुआ था। 3 रीजन थे, ठीक है, पैसा खर्च मतलब ट्रेजरी खाली होने के। अब ठीक है, ट्रेजरी खाली हो गया तो उसका इंपैक्ट क्या पड़ा, ठीक है, अब पैसे की कमी है तो उसका इंपैक्ट क्या पड़ेगा, कुछ सोच के देखो ना। आपके पास पैसे की कमी है, पॉकेट मनी कम मिल रहा है, तो क्या करोगे, और ज्यादा मांगोगे ना पेरेंट्स के साथ। तो इसने भी क्या किया, जो इनके पास खजाना खाली हुआ उसकी भरपाई के लिए इन्होंने टैक्स बढ़ा दिए, ठीक है, टैक्स इन्होंने इंक्रीज कर दिए। तो देखो, एक इम्पैक्ट क्या पड़ा, इनका ट्रेजरी खाली हुआ तो उन्होंने कर्जा लेना स्टार्ट कर दिया। अब कर्जा बढ़ते 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 इतना हो गया, पहले 1 बिलियन लिवरेज था। लिवरेज माने वहां की करेंसी, जैसे इंडिया की करेंसी रुपीज है, फ्रांस की करेंसी उस टाइम पे लिवरेज थी। जो 1 बिलियन लिवरेज का इनका डेट था, कर्जा था, वो कितना हो गया, 2 बिलियन लिवरेज हो गया। 2 बिलियन लिवरेज अगर इंडियन में कन्वर्ट करें तो अराउंड 20,000 करोड़ रुपीस, जिसके ऊपर जो लैंडर्स थे वो 10% का इंटरेस्ट भी लेते थे, ठीक है। अब एक बार बताओ, 20,000 करोड़ रुपए इन्होंने कर्जा ले रखा है, जिसके ऊपर ही हर साल 10% के हिसाब से 2,000 करोड़ रुपए दे रहे हैं। तो इसका नतीजा क्या निकला, इनका जो बजट बनता था उसका एक बहुत मोटा हिस्सा, ठीक है, कहां जा रहा था, अकेला डेट नहीं, सॉरी, इंटरेस्ट चुकाने में, ठीक है। तो अब इनको अपना देश भी चलाना है, उसके लिए पैसा कहां से आएगा, तो वो पैसे इन्होंने निकालने के लिए क्या करा, टैक्स बढ़ा दिया, ठीक है। क्यों, अब आप, अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि जो फ्रांस गवर्नमेंट थी उसने टैक्स क्यों इंक्रीज करे, तो एक रीजन क्या बताओगे, क्या बताओगे, जल्दी कमेंट करके बताओ। एक रीजन ये बताओगे कि उसके फ्रांस के ऊपर जो 2 बिलियन लिवरेज का कर्जा था, उस पर जो 10% इंटरेस्ट हर साल देना पड़ता था, उसकी वजह से, है ना। और पॉइंट टू पॉइंट लिखोगे तो एक पॉइंट ये हो जाएगा कि एम्प्टी ट्रेजरी, ठीक है, डेट ऑफ 2 बिलियन लिवरेज, इंटरेस्ट पेमेंट ऑफ
10%, ये सब रीजन ऐसे पॉइंट टू पॉइंट लिखोगे ना, ये चेक करने वाले टीचर को भी मजा आ जाएगा। ठीक है, चलो टैक्स बढ़ा दिए। अब अगर पूछे टैक्स किस लिए बढ़ा दिए, तो ये वही चीज लिख सकते हो, मेंटेनिंग द आर्मी, ठीक है, रनिंग द कोर्ट, ऑफिसेज, यूनिवर्सिटी, इन सब का खर्चा निकालने के लिए, जब गवर्नमेंट ही चलाती है तो इन सब का खर्चा निकालने के लिए जो है उन्होंने टैक्स बढ़ाए। ठीक है, चलो अब चलो ठीक है, मान लिया देश के ऊपर थोड़ा अभी कर्जा वर्जा है, टैक्स बढ़ा दिए। दिक्कत टैक्स बढ़ाने से नहीं है, दिक्कत यहाँ पे है भेदभाव से। ठीक है, अभी हम आगे पढ़ेंगे कि कुछ लोग यहाँ पे टैक्स देते थे और कुछ लोग टैक्स फ्री थे, टैक्स ही नहीं देना। ठीक है, परेशानी यहाँ पे है, भेदभाव जो हो रहा है यहाँ पे। तो इसको समझने के लिए कौन टैक्स दे रहा था, कौन टैक्स नहीं दे रहा था, इसको समझने के लिए हमें पढ़ना पड़ेगा वहां की जो सोसाइटी थी वो कैसे डिवाइडेड थी। ठीक है, तो फ्रेंच सोसाइटी 18th सेंचुरी में 3 एस्टेट्स में डिवाइडेड थी। ठीक है, 3 एस्टेट्स में डिवाइडेड थी, जिसमें से ओनली मेंबर ऑफ थर्ड एस्टेट पेड टैक्सेस। ठीक है, फर्स्ट एस्टेट, सेकंड एस्टेट और थर्ड एस्टेट। तो जो थर्ड एस्टेट वाले लोग थे वही सिर्फ क्या थे, टैक्स पे करते थे। फर्स्ट और सेकंड वाले कोई टैक्स पे नहीं करते थे। प्रॉब्लम ये थी। ठीक है, भेदभाव बहुत ज्यादा था फ्रेंच सोसाइटी में उस टाइम पे। तो अभी हम पढ़ेंगे कि फ्रेंच सोसाइटी डिवाइडेड इनटू 3 एस्टेट्स इन ओल्ड रेजाइम। बेसिकली ये स्टेटमेंट से लिखा है ताकि मैं आपको ओल्ड रेजाइम बता सकूं क्या होता है। देखो, ओल्ड रेजाइम एक टर्म है जो यूज की जाती है 1789 के पहले की जो फ्रेंच सोसाइटी या इंस्टीट्यूशन थी उसके लिए। ठीक है, 1789 में जो था रेवोल्यूशन हुआ था, उसके बाद फ्रेंच सोसाइटी चेंज हो गई थी। तो उससे पहले जो फ्रेंच सोसाइटी थी, वहां पे इंस्टीट्यूशन थे, जो भी मान्यताएं थी, उस टाइम को हम ओल्ड रेजाइम कहते हैं। ठीक है, तो अब हम अगर ऐसा बोले कि ओल्ड रेजाइम में फ्रेंच सोसाइटी 3 एस्टेट्स में डिवाइडेड थी, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। ठीक है, ठीक है, द सोसाइटी ऑफ एस्टेट्स वाज पार्ट ऑफ फ्यूडल सिस्टम दैट डेटेड बैक टू द मिडिल एजेस। ठीक है, इसमें हमें क्या जानना है, फ्यूडल सिस्टम क्या होता है। ठीक है, व्हाट इज फ्यूडल सिस्टम। तो देखो, फ्यूडल सिस्टम क्या होता है, जैसे मान लो राजा है। ठीक है, अब राजा के पास एक बहुत बड़ा जमीन का टुकड़ा है, मतलब ऐसा हमारा राजा का कहना होता था कि जितनी भी देश में जमीन है वो सब राजा की है। मान लो ये जमीन है, ये सब किसकी है, किंग की है। ठीक है, अब किंग क्या करता है, इस जमीन का कुछ भी अपने हिसाब से ऐसे टुकड़ा करके किसको दे देता है, नोबल्स को। नोबल्स माने अमीर अमीर लोग, राजा के बहुत करीबी लोग, चाचा ताऊ, ये सब। ठीक है, इनको दे देता है। अब ये नोबल्स क्या करते हैं, इस जमीन अगर बहुत बड़ी जमीन है तो उसको फर्दर फिर नीचे और किसी को दे देती है। ठीक है, अब एट द एंड जो जमीन का टुकड़ा जाता किसके पास है, किसानों के पास। अब किसान क्या करते हैं, उस पे खेती करते हैं। ठीक है, अपने लिए फूड जो रिक्वायरमेंट होता है वो रख लेते हैं, बाकी जो है सब अपने जो जमींदार होता है, जमीन का मालिक होता है, उसको दे देते हैं। फिर वो आगे अपना कट रख के और ऊपर पहुंचा देता है। फिर एट द एंड ऐसी करके राजा के पास उसका कट पहुंचता है। ऐसा फ्यूडल सिस्टम में हिरार्की चलती है। राजा, नोबल्स के नीचे और जो है नाइट्स, उसके नीचे पीजेंट्स, ऐसे चलता है फ्यूडल सिस्टम में, हिरार्की रहती है। ठीक है, तो अब ये एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट इसको बोल सकते हैं, आपस में इन्होंने एक कॉन्ट्रैक्ट कर रखा है कि हम ऐसे आपको जमीन देंगे, इस पे आप इसमें वो करिए और बदले में हमें सर्विसेज दीजिए। तो पीजेंट्स जो खेती करते थे, बदले में क्या करते थे, इनके घर में काम करना। ठीक है, आर्मी में अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करना, ऐसे वो सर्विसेज प्रोवाइड करते थे लैंड के बदले में। ये लैंड, पीजेंट्स लैंड के मालिक नहीं होते थे, मालिक तो नोबल है।
ठीक है, ये क्या कर रहे हैं, सिर्फ काम कर रहे हैं, अपने लिए खाने पीने का निकाल रहे हैं और जो है उनको सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, तो अब ये तो हो गया हमारा फ्यूडल सिस्टम। इसके बाद हम देखते हैं जो एस्टेट्स थे, 3 एस्टेट्स, उसमें कौन कौन थे। ठीक है, तो जो हमारा देखो ये फर्स्ट एस्टेट है, इसमें कौन है, क्लर्जी। ठीक है, क्लर्जी मतलब वो लोग जो चर्च वगैरह से जुड़े हुए लोग हैं। ठीक है, राजा हो गया और राजा की जो फैमिली है वो हो गई, ये सब किस में आ गए, क्लर्जी में आ गए। ठीक है, एंड सेकंड एस्टेट्स में थे नोबेलिटी। नोबेलिटी मतलब राजा के एकदम खासम खास लोग, अमीर लोग, शाही लोग। ठीक है, ये किस में आ गए, नोबेलिटी में आ गए, जिनको राजा जो है अपने फ्यूडल सिस्टम में, जैसे बताया ना जमीन देता था, वैसे जमीन दे रखी है बहुत बड़ी। ठीक है, मान लो फ्रांस की अगर बात करें तो पेरिस शहर किसी एक नोबल को दे रखा है, वहां पे वो अपना हिसाब से एडमिनिस्ट्रेशन कर रहा है। तो इस टाइप से फर्स्ट में क्लर्जी, क्लर्जी में राजा, ये सब आ गए। सेकंड में नोबल्स। ठीक है, अब देखो थर्ड एस्टेट्स में मेजर जनता थी। ठीक है, भीड़। तो थर्ड एस्टेट में कौन कौन थे, बिग बिजनेसमैन, मर्चेंट। ठीक है, कोर्ट ऑफिशियल्स, जो राजा के कोर्ट के जो ऑफिसर्स थे वो भी थर्ड एस्टेट्स में थे, लॉयर्स, टीचर्स, प्रोफेसर्स, ये सब थर्ड एस्टेट में थे। ठीक है, पीजेंट एंड आर्टिसंस, ये थर्ड एस्टेट्स में थे, मतलब किसान और जो बाकी के जैसे मोची हो गए और आपके कॉबलर हो गए, ये सब हो गए, ये भी थर्ड एस्टेट में थे। ठीक है, और कौन थे, छोटे किसान, लैंडलेस लेबर, सर्वेंट्स। ठीक है, कि छोटे किसान और जिन लैंडलेस लेबर, जिनके पास अपनी खुद की जमीन नहीं है, दूसरे की जमीन पे काम करते हैं उस पे। ठीक है, और जो तुम्हारे सर्वेंट्स वगैरह, ये सब थर्ड एस्टेट में थे। ठीक है, अब देखो एक चीज क्या याद रखनी है, टैक्स कौन पे करता था, सिर्फ थर्ड एस्टेट के लोग पे करते थे। फर्स्ट और सेकंड एस्टेट्स के लोग कोई भी टैक्स पे नहीं करते थे और मस्त मजा ले रहे थे जिंदगी का। ठीक है, बाय बर्थ जो नोबल या क्लर्जी कैटेगरी में पैदा हो गया, वो मतलब पूरी जिंदगी मजा काटेगा। अब मजा मतलब कैसा मजा, वो अभी पढ़ते हैं कि फर्स्ट और सेकंड एस्टेट्स के लोगों को क्या क्या मजा मिलता था। ठीक है, देखो देखो पीजेंट्स मेड अप अबाउट 90% ऑफ द पॉपुलेशन। ठीक है, 90% पॉपुलेशन क्या थी, किसान थी। ठीक, एंड अबाउट 60% ऑफ लैंड ओन्ड बाय नोबल्स, चर्च एंड अदर रिच मेंबर ऑफ द थर्ड एस्टेट्स। ठीक है, टोटल मान लो 100% जितनी जमीन है, उसका 60% जमीन किस किस के पास है, नोबल्स के पास, बाकी चर्च के पास, और बाकी थर्ड एस्टेट्स के जो अमीर लोग थे, ठीक है, उनके पास। तो ये क्या करते थे, ये अपनी जमीन जो है किसानों को देते थे, बदले में इनसे सर्विसेज लिया करते थे, जैसे घर में काम करना और आर्मी में सर्व करना, ये सब चीजें। ठीक है, ठीक है, मेंबर ऑफ क्लर्जी एंड नोबिलिटी इंजॉयड सर्टेन प्रिविलेजेस बाय बर्थ। मैंने बोला ना, क्लर्जी और नोबल्स में कोई अगर पैदा हो गया तो वो जिंदगी भर प्रिविलेजेस लेगा, मजा लूटेगा। क्या क्या मजा लूटेगा, तो द मेंबर ऑफ फर्स्ट 2 एस्टेट्स एंजॉयड सर्टेन प्रिविलेजेस। क्या क्या प्रिविलेजेस, ठीक है, एग्जेम्पशन ऑफ पेइंग टैक्स टू स्टेट्स, एक तो इन्हें कोई टैक्स नहीं देना। ठीक है, दूसरा पॉइंट क्या है, द नोबल्स फर्दर एंजॉयड फ्यूडल प्रिविलेजेस, दीज इंक्लूड्स फ्यूडल ड्यूज व्हिच दे एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द पीजेंट। देखो ये बात आई, फ्यूडल ड्यूज क्या होता है। ठीक है, फ्यूडल सिस्टम बताया, अपनी जमीन दी, उस पे किसान काम करेगा, बदले में सर्विसेज प्रोवाइड करेगा। ठीक है, जिससे भी उसने जमीन लिया। फ्यूडल ड्यूज क्या है, एक कंपलसरी पेमेंट जो किसान जो है अपने लॉर्ड को देगा। ठीक है, फ्यूडल ड्यूज क्या है, जो किसान है वो एक कंपलसरी पेमेंट, कुछ भी हो सकती है पेमेंट, वो अपने जो उसका लॉर्ड है उसको वो देना होगा, ये हो गया फ्यूडल ड्यूज। तो फ्यूडल ड्यूज का मजा लूट रहे थे ये नोबल्स जो है। ठीक है, टैक्स नहीं देना इनको। पीजेंट्स वर ऑब्लाइज्ड टू रेंडर सर्विसेज टू लॉर्ड, to work in the house and fields, to serve in the army or participate in building roads। तो जो peasants हैं
वो क्या करते हैं, इनके घर में काम करते हैं, इनके खेतों में काम करते हैं, एंड आर्मी में वो लोग सर्व करेंगे, रोड्स वगैरह बनाने में वो हेल्प करेंगे। तो ये सब सर्विसेज जो है पीजेंट्स प्रोवाइड किया करते थे, बदले में इन्हें जो है जमीन दी जाती थी, उस पर खेती करते थे, और बेहतर इनका खाना पीना निकल रहा था, इस टाइप से था वहां पे कुछ। ठीक है, ओके। तो टैक्सेस पेड बाय, अब ये बात समझ में आई, टैक्स केवल कौन पे कर रहा है, थर्ड एस्टेट के लोग। अब हम ये जानेंगे कि कौन कौन से टैक्सेस जो है वहां पे किए जाते थे। देखो एक बार बताओ, अब इंडिया में है, ठीक है, हम कितने टैक्स पे करते हैं, इनकम टैक्स, हाउस टैक्स, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, है ना, ये सारे तरह के टैक्सेस होते हैं। तो अब वहां पे जो टैक्सेस थे, देखो एक तो हम जो है गवर्नमेंट एक है उसको पे कर रहे हैं, यहाँ पे क्या है, गवर्नमेंट जो स्टेट है उसको भी पे किया जा रहा है, चर्च को भी पे किया जा रहा है, और जैसा अभी बताया ना फ्यूडल ड्यूज यानी कि नोबल को भी पे किया जा रहा है। कई तरह के टैक्स, कई चर्च भी ले रहा है, राजा भी ले रहा है, नोबल्स भी ले रहे हैं, मतलब थर्ड एस्टेट के लोगों को एकदम परेशान कर रखा था इन्होंने। ठीक है, टैक्स कौन कौन से है, पहला टैक्स है टिथेस, ठीक है, टिथेस। तो ये टैक्स है, अ टैक्स लेविड फ्रॉम पीजेंट्स बाय द चर्च कंप्राइजिंग 1/10 ऑफ द एग्रीकल्चर प्रोड्यूस। कहने का मतलब ये है, जो चर्च था वो किसान जितना भी अपना एग्रीकल्चर प्रोडक्शन करते थे, गेहूं चावल जो भी उगाते थे, उसका 1/10 ले लेता था। मतलब अगर 1000 किलो उन्होंने कुछ उगाया, वैसे तो बहुत ज्यादा ही होता है, कोई अगर खेती करता है तो एग्जाम्पल के लिए अगर 1000 किलो उगाया है तो 100 किलो चर्च को दे दिया, एक तिथेस हो गया। दूसरा है टेले, ठीक है, दूसरा क्या है, टेले। तो ये क्या है, टैक्स टू बी पेड डायरेक्टली टू द स्टेट, ये वो वाला टैक्स है जो दिया ही जाता था उसको, फ्रांस गवर्नमेंट को, स्टेट को दिया जाता था, मतलब समझ लो राजा जो टैक्स लेता था, एक चर्च ले रहा है, एक राजा ले रहा है, जो चर्च ले रहा है उसको बोलेंगे तिथेस, और जो राजा ले रहा है उसको बोलेंगे टेल। ठीक है, और टैक्सेस क्या थे, other taxes थे, a number of indirect taxes which were levied on article of everyday consumption like salt and tobacco। अब जो जैसे हम किसी प्रोडक्ट में जीएसटी देते हैं ना, वैसे ही वहां पे जो है अलग अलग प्रोडक्ट के लिए अलग अलग टैक्स दिए जाते थे। मान लो किसी ने अगर नमक खरीदा तो उस पे टैक्स दिया, टबैको खरीदा उस पे टैक्स दिया, कुछ और खरीदा, ठीक है, उस पे टैक्स दिया, दाल चावल जो भी खरीदा उस पे टैक्स दिया। तो ऐसे टैक्स जो है अदर टैक्सेस में आते थे। तो जो है दो मेजर टैक्स है, एक फ्यूडल ड्यूज है, ठीक है, वो याद रखना, और अदर टैक्सेस में ये लिख सकते हो आप, ठीक है, डेली कंजम्पशन की जो यूज की चीजें थी उस पे इनडायरेक्ट टैक्स लिया जाता था, एक ये हो गया। गॉट इट, ठीक है। तो अब इसका आउटकम क्या निकला, इतना मतलब टैक्स वगैरह लिया जा रहा है, ठीक है, और केवल थर्ड एस्टेट के लोगों से लिया जा रहा है, तो इसकी वजह से आउटकम क्या निकला, ठीक है। तो वो हम देखते हैं, द बर्डन ऑफ द फाइनेंसिंग एक्टिविटीज ऑफ द स्टेट थ्रू टैक्सेस वर बोर्न बाय द थर्ड एस्टेट अलोन। तो जो भी टैक्स का फाइनेंशियल बर्डन था वो केवल किसके द्वारा सहा जा रहा था, थर्ड एस्टेट केवल उसको सह रहा था, ठीक है, थर्ड एस्टेट उसको सह रहा था, ठीक है। लिवरे क्या है, यूनिट ऑफ करेंसी, ये मैंने बताया था ना लिवरे क्या है, उस टाइम पे जो करेंसी थी, ठीक है, तो डिसकंटिन्यू कर दी गई थी 1794 से, उससे पहले लिवरे चलती थी, ठीक है, उस जो 1794 में डिसकंटिन्यू कर दी गई थी, मतलब खत्म कर दी गई थी। क्लर्जी ग्रुप ऑफ पर्सन इन्वेस्टेड विद स्पेशल फंक्शन इन चर्च, क्लर्जी वो लोग जो चर्च के साथ स्पेशल मतलब स्पेशल उसमें पावर रखते हैं, ठीक है, जैसे जो फादर पादरी हो गया, राजा भी चर्च के साथ जो था कनेक्टेड रहता है। और देखो एक ना वहां पे राजा में ये भी रहता था, राजा को ना वो मानते थे भगवान का वो अवतार, मान ले जैसे जीसस है ना, तो जीसस ने राजा को भेजा हम सब के ऊपर वो करने के लिए, राज करने के लिए, हमारे लिए फैसले लेने के लिए। तो एक वहां पे ये माइंडसेट भी लोगों का रहता था,
ठीक है। तो ये देखो, ये फ्रेंच सोसाइटी का उस टाइम का कोई किसी ने, चित्रकार ने, पेंटर ने, ये आर्टिस्ट ने बनाया होगा। ये देखो, ये पीजेंट है यहाँ पे, ये क्या है, ये नोबल है, ठीक है। तो ये देखो, ये इसको अपना ये जो है ला के दे रहा है, ये पैसा दे रहा है, यहाँ पे कुछ खाने पीने का दे रहा है, और ये मस्त बैठा हुआ है। ये बेचारे की हालत देखो, फटे कपड़े, ठीक है। तो इस टाइम पे वहां की सिचुएशन को इस आर्ट के थ्रू दिखाया जा रहा है कि वो एक जो है वो कितने मजे में है, एकदम सीना तान के ठाट से बैठा हुआ है, और दूसरे की कमर झुकी हुई है, बेचारा शकल से इतनी परेशानी दिख रही है उसकी। तो इसको एक तरह से दिखाया गया कि ये मकड़े के जाले की तरह, जैसे मकड़ी होती है ना, जाला बनाती है, उसमें बेचारी एक मक्खी फंस जाती है, फिर मकड़ी उसको आके खा लेती है। तो मकड़ी दिखाया गया है इसको, लॉर्ड को, ठीक है, जिसने जाला बुना हुआ है पीजेंट्स के आसपास, जैसे टैक्स का तरह तरह से परेशान करने का। और जो वो है पीजेंट है, वो क्या है, मक्खी है जो उस जाल में फंसी हुई है, और उसको जो मकड़ी है वो खा रही है, ठीक है। इस तरह से इसको दिखाया गया है। द स्पाइडर एंड द फ्लाई एंड नाम से एचिंग, मतलब इसका नाम है ये, द स्पाइडर एंड द फ्लाई, इस आर्ट का, ठीक। ओके, तो दैट्स इट फॉर टुडे। आज हम अभी इस वीडियो में इतना ही पढ़ेंगे। आज की वीडियो में हमने सोसाइटी पढ़ी है, और अभी इसके 2 सब पॉइंट और बाकी हैं, सब्सटेंस क्राइसिस, स्ट्रगल टू सरवाइव, वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। एंड अगर आपको समझ में आया है ये कॉन्सेप्ट सारा फ्रेंच सोसाइटी का, तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर देना। अगर चैनल को सब्सक्राइब करोगे तभी थोड़ा मोटिवेशन आएगा, अगर आप लोग सपोर्ट करोगे तभी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखो, खेलो कूदो, मजे करो, और बढ़िया तरीके से पढ़ाई करते रहो, ठीक है। कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। एंड ओके, बाय।